फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मिट्टी चोरी का सबूत देंगे आप, एफआईआर देखेंगे ना तो सिर्फ टाइम बदला हुआ है। एक भी एफआईआर और एक एफआईआर और दूसरी एफआईआर में एक अल्फाज नहीं बदला हुआ है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अगर कोई भी सियासी व्यक्ति या कोई भी इंसान अगर आपकी विचारधारा को नहीं मानता और आप उसे हरा नहीं पा रहे हैं तो आप ये तय कर लें कि उसके पूरे परिवार को या तो मार दिया जाए या बर्बाद कर दिया जाए। ये चलन शायद पहली बार शुरू हो। कैंपेनिंग में भी 10 लोगों की इजाज़त है, लेकिन मैं अगर अकेला भी जा रहा हूं तो पुलिस आगे भी चल रही है और पीछे भी चल रही है। मतलब अगर पाबंदियां हैं तो वो सब पर होनी चाहिए। आप ये समझ लें कि जितने भी बूथ वर्कर्स हैं जिन पर फर्जी मुकदमे भैंस चोरी और बकरी चोरी के लगाए गए, उन पर गुंडा एक्ट लगाई जा रही है, उन्हें ज़िला बदर किया जा रहा है, उन्हें रेड कार्ड के नाम पर डराया जा रहा है, उन्हें मुचलकों के नाम पर डराया जा रहा है। आप सबूत छोड़िए, आप खुद सोचिए। आजम साहब मंत्री रहते भैंस चोरी बकरी चोरी कराएंगे? आप खुद तो सोचिए, हम किस चीज़ का सबूत दें? भैंस चोरी बकरी चोरी का सबूत देंगे? बेगुनाह एक परिवार को जिसके पूरे ख़ानदान में कभी कोई थाने नहीं गया, कभी कोई एफआईआर नहीं हुई, कभी कोई मुकदमा नहीं हुआ, उस परिवार पर करीबन 300 से 350 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उस परिवार को भूमाफिया बना दिया गया, भैंस चोर बना दिया गया, बकरी चोर बना दिया गया। इसलिए इलाज की इजाज़त दी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जेल के कंपाउंड में कुछ हो। और ये कहकर बाहर निकाला गया उन लोगों की आपस में जो बातचीत हुई कि किसी भी तरीके से इन्हें कंपाउंड से बाहर करो ताकि जो कुछ भी हो वो जेल से बाहर जाकर हो। नमस्कार, मैं फर्रुख हैदर और हमारे साथ हैं आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला आजम। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। आजम साहब, अभी चुनावी माहौल है, लेकिन हम कोई भी चुनावी सवाल पूछने से पहले आपसे उन 2.25 सालों का जो वक्त आपने जेल में गुजारा, मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त को, उन दिनों को आप कैसे देखते हैं? मैंने पहले भी कई जगह इस बात का जिक्र किया कि वो एक बुरा ख्वाब था और आज भी कहीं ना कहीं वो बुरा ख्वाब जारी है, क्योंकि आजम साहब अभी भी जेल में हैं। और बेगुनाह एक परिवार को जिसके पूरे ख़ानदान में कभी कोई थाने नहीं गया, कभी कोई एफआईआर नहीं हुई, कभी कोई मुकदमा नहीं हुआ, उस परिवार पर करीबन 300 से 350 मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उस परिवार को भूमाफिया बना दिया गया, भैंस चोर बना दिया गया, बकरी चोर बना दिया गया, मिट्टी चोर बना दिया गया, पेड़ चोर बना दिया गया, किताब चोर बना दिया गया। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि एक बार से कि गले से 16,600 रुपये चुराए। उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि उसने शराब की बोतलें चुराई। क्या कहा जा सकता है? जो वक्त आपका जेल में रहा, उस वक्त कोरोना की महामारी फैली, उस दौरान आप रहे, हमने आपके कई इंटरव्यू पढ़े और सुने भी, तो उसमें आपने जिक्र किया कि वो वक्त आपने कैसे बिताया, वो कितने मुश्किल वक्त थे। देखिए, कोरोना का एक ऐसा दौर था, जो लोग उससे अफेक्ट हुए या जो नहीं भी हुए, एक ऐसा दहशत का माहौल था कि लोग एक दूसरे से दूर हो गए, लोग अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हुए। और मेरे साथ वो दौर इसलिए बहुत सख्त गुजरा क्योंकि मेरे वालिद और मैं, हम दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हुए और बहुत बुरी तबीयत हो जाने के बावजूद भी करीबन आज़म साहब को, जो कि एक एज ग्रुप बताया गया कि उस एज ग्रुप पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कोरोना का सेकेंड वेव में आ रहा है, डेल्टा वेरिएंट में, करीबन 9 दिन तक इलाज से महरूम रखा गया। और जब ऑक्सीजन लेवल आज़म साहब का 90 से नीचे आ गया, 90 से नीचे आ गया, तो सिर्फ इसलिए इलाज की इजाज़त दी गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जेल के कंपाउंड में कुछ हो। और ये कहकर बाहर निकाला गया उन लोगों की आपस में जो बातचीत हुई कि किसी भी तरीके से इन्हें कंपाउंड से बाहर करो ताकि जो कुछ भी हो वो जेल से बाहर जाकर हो। और जब इलाज भी होने लगा तो मेदांता में एक उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत बड़े अधिकारी हैं, बल्कि इतने बड़े अधिकारी हैं कि उनके सामने सरकार छोटी है। वो हर चौथे दिन डॉक्टर्स को फ़ोन करते थे कि भाई कब डिस्चार्ज करोगे, कब डिस्चार्ज करोगे। और आपने देखा होगा, एक रोज़ जब सुबह हम उठे तो हमें ये पता चला कि आज हमारा डिस्चार्ज है। बिना डॉक्टर, जो टीम डॉक्टर्स की इलाज कर रही थी, उसको नहीं पता था कि उसके पेशेंट को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। उसका अंजाम ये हुआ कि 5 दिन के बाद आज़म साहब का फिर ऑक्सीजन लेवल नीचे आ गया और उन्हें दोबारा
अस्पताल भेजना पड़ा। तो मेरे लिए तो बहुत सख्त दौर था, और सख्त दौर इसलिए भी था क्योंकि एक इंसान की जो बुनियादी ज़रूरत है या उसका अधिकार है, हेल्थ, उसकी सेहत, उसका इलाज, उस तक से महरूम कर दिया गया। आपने कहा कि जो मामले थे वो बकरी चोरी के, भैंस चोरी के, किताब चोरी के थे। तो आपके इंटरव्यू को सुन के और पढ़ के भी ऐसा लगा कि बहुत गुबार है मन में किसी के प्रति, लेकिन आप वो बयान नहीं कर रहे हैं। नहीं, देखिए, गुबार की बात नहीं है। अ, मुकदमों की सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। भले ही दौर ऐसा हो कि कोई भी अपने मुंह से सच कहने से इसलिए डर रहा हो कि जो सच बोलेगा वो खुद ऐसे ही किसी मुकदमे में रख कर जेल भेज दिया जाएगा। गुबार नहीं है, लेकिन एक अफसोस है। एक अफसोस है एक ऐसे सिस्टम से जहाँ पर पहले भी ऐसा नहीं है कि सरकारें पहले नहीं बदली। मैंने अपने बचपन से बहुत सी सरकारें आती हुई भी देखी, जाती हुई भी देखी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। होली, दिवाली, ईद, बकरीद पर अधिकारी हों या दूसरी पार्टियों के नेता हों, एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करते थे। एक दूसरे की अगर कोई जायज़ मुद्दा है तो उस पर डिस्कशन किया करते थे, उसका हल निकालते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि अगर कोई भी सियासी व्यक्ति या कोई भी इंसान अगर आपकी विचारधारा को नहीं मानता और आप उसे हरा नहीं पा रहे हैं, तो आप ये तय कर लें कि उसके पूरे परिवार को या तो मार दिया जाए या बर्बाद कर दिया जाए। ये चलन शायद पहली बार शुरू हुआ है। आपने कहा कि प्रशासन पे कुछ दबाव है, और अब जब चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वो दबाव क्या अभी भी महसूस कर रहे हैं आप? मैं आपसे एक बात अर्ज करूंगा कि अगर आपके और आपके कैमरामैन के पास वक्त हो तो मैं किसी भी दिन स्वार जाऊं या कहीं जाऊं तो मेरे साथ चलें, क्योंकि 2 साल मैं जेल में रहा। बहुत से ऐसे अपने हैं, बहुत से ऐसे बड़े हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो कोरोना की सेकंड वेव में ख़ासकर जो हम सबको छोड़कर चले गए। अगर मैं उनके घर पर ताज़ियत के लिए भी जा रहा हूँ कि मैं उस दौर में नहीं आ सका, आपके गम में शरीक नहीं हो सका, तो पुलिस की 3 मोटरसाइकिल्स आगे चलती हैं और 2 गाड़ियाँ पीछे चलती हैं, ऐलान करते हुए कि जैसे हट जाएं और मुकदमा कायम हो जाएगा, मिले नहीं। ठीक है, चुनाव आयोग ने 10 लोगों की डोर टू डोर कैंपेन की इजाज़त दी है। कैंपेनिंग शुरू भी नहीं करी। आप सुबह से आपके यहाँ के जो भी लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे उनसे पता कर सकते हैं। सिर्फ ताज़ियतों में शरीक हो रहा हूँ। कैंपेनिंग में भी 10 लोगों की इजाज़त है, लेकिन मैं अगर अकेला भी जा रहा हूँ तो पुलिस आगे भी चल रही है और पीछे भी चल रही है। मतलब अगर पाबंदियां हैं तो वो सब पर होनी चाहिए, और सबकी ये जिम्मेदारी है कि सब उसको माने, और हम मान रहे हैं। लेकिन आप पाबंदियों के नाम पर अगर किसी का शोषण करें, ये बात ठीक नहीं है। और अभी इस ज़िले में तो नहीं, लेकिन इस मंडल में कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिनके एक्सटेंशन के लिए सरकार ने नियम ताक पर रख दिए। उपचुनाव रहा हो, पार्लियामेंट का इलेक्शन रहा हो, या ये चुनाव रहा हो, पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम पार्टीज जितनी भी थी, सिर्फ एक भाजपा को छोड़कर सभी पार्टीज ने इलेक्शन कमीशन से इस बात की दरख्वास्त करी कि ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए कि जो भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो अधिकारी अभी भी इस मंडल में हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ऐसे लोग मंडल में रहेंगे, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आप ये समझ लें कि जितने भी बूथ वर्कर्स हैं जिन पर फर्जी मुकदमे भैंस चोरी और बकरी चोरी के लगाए गए, उन पर गुंडा एक्ट लगाई जा रही है, उन्हें ज़िला बदर किया जा रहा है, उन्हें रेड कार्ड के नाम पर डराया जा रहा है, उन्हें मुचलकों के नाम पर डराया जा रहा है। अगर चुनाव सिर्फ ये सोचकर हो कि साहब सिर्फ एक ही पार्टी जीते, तो मेरे ख्याल से ऐसे चुनाव से तो ना हो तो बेहतर। लेकिन अगर चुनाव हो तो जो एक इंसान का अधिकार है, मताधिकार है, उसका जो 5 साल में वो उससे फैसला देना होता है कि उसका प्रतिनिधि कौन होगा, अगर ऐसा होना है तो फिर उसके लिए अगर निष्पक्षता नहीं रहेगी तो मेरे ख्याल से लोगों का लोकतंत्र में विश्वास कम होगा। आपने जैसा कि कहा कि हल्के मुकदमे लगाए गए हैं, उसके बाद भी जमानत नहीं हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हो रही है जमानत? देखिए, ये अदालत में मामले हैं और अदालत इंसाफ देगी। मैंने किसी भी मौके पर यह नहीं कहा कि ज़मानत नहीं हो रही, लेकिन 300 मुकदमों की ज़मानत लेने में बहुत वक्त लगता है। 300 मुकदमे, एक मुकदमा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो ज़िंदगी गुजर जाती है उससे लड़ने में।
300 मुकदमे मेरे परिवार पर हैं। वक्त लगेगा, होते होते होगा। क्रिमिनल नहीं है, न थे, ना अल्लाह करे कभी हों। तो जो चीज़ें आती नहीं थी उन्हें सीखने में भी वक्त लगा, और लड़ रहे हैं कानूनी लड़ाई, जब तक लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं। अगर इलेक्शन के बाद चीज़ें बदलती हैं या सरकारें बदलती हैं तो आप फिर इन सारी चीज़ों को किस तरह से डील करेंगे? देखिए, ये चीज़ें हमारे डील करने से ज़्यादा इनके फैसले अब अदालत में होने हैं और अदालत इंसाफ करेगी। मेरे ख्याल से आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा कि भैंस चोरी और बकरी चोरी के मुकदमे अदालत में कितनी देर तक रुकेंगे। हमारे साथ चिराग गोटी भी हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मतलब आजम साहब, ये पूछना चाहता हूँ मैं ये कि इतने सारे आपके ऊपर मुकदमे लगा दिए, परिवार पर मुकदमे, जैसे आपने बोला 300 मुकदमे, इसके पीछे बेस क्या था? ऐसा क्यों आपके परिवार को टारगेट किया गया? ऐसा जो मुकदमे लगाए गए, क्या किसी भी मुकदमे में आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी सबूत नहीं है और ये सारे के सारे फर्जी मुकदमे हैं? अच्छा, आप भैंस चोरी बकरी चोरी जो आज से 10 साल पहले हुई, आप इस बात का सबूत क्या है? आप सबूत छोड़िए, आप खुद सोचिए। आजम साहब मंत्री रहते, भैंस चोरी बकरी चोरी कराएंगे? आप खुद तो सोचिए, हम किस चीज का सबूत दें? भैंस चोरी बकरी चोरी का सबूत देंगे, मिट्टी चोरी का सबूत देंगे? आप FIRs देखेंगे ना, तो सिर्फ टाइम बदला हुआ है। एक FIR और दूसरी FIR में एक अल्फाज नहीं बदला हुआ है। FIRs कैसे हुई हैं? रात में 12:02, 12:03, फिर 12:07, फिर 12:09, फिर 12:11। तो उसकी डेट्स ऑलमोस्ट, मतलब आप दूसरे लफ्जों में ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार जो है वो वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रही है? देखिए, मैं ये इस सवाल का जवाब सरकार बेहतर तरीके से देगी, लेकिन जवाब हमारे लिए दो चीज़ें फ़र्क पड़ता है। अगर मैं लीगल उससे कहूँ तो इंसाफ अदालत करेगी, और मुझे भरोसा है कि वो करेगी। और दूसरा फैसला आवाम को करना होता है, जो कि हमारा एक सबका डेमोक्रेटिक राइट है। आवाम अपना फैसला करेगी।